इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशंस के अंदर प्रॉपर्ली डेटा को फेच करते हैं। अगर वो क्लाइंट कंपोनेंट है तो उसमें डेटा फेच करने का अलग तरीका होता है। अगर वो सर्वर साइड कंपोनेंट है तो वहाँ पर हम अलग तरीके से डेटा फेच करते हैं। और हम स्टेट मैनेजमेंट भी देखेंगे कि कैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे हम रिडक्स अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के अंदर सेटअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। सर्वर एक्शंस करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम देखेंगे इसी सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम कैसे डेटा फेच कर सकते हैं। इस वीडियो से अटैच्ड आपको एक स्टार्टर कोड मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा एक नेक्स्ट.जेएस का ऐप है। यहाँ पर एक पोस्ट्स नाम का एक पेज है। यहाँ पर हम कुछ पोस्ट्स को फेच करेंगे। कहाँ से फेच करेंगे? जेसॉन प्लेस होल्डर, जेसॉन प्लेस होल्डर, ये जेसॉन प्लेस होल्डर .com .ipcode.com, यहाँ से हम फेच करेंगे पोस्ट्स को। यहाँ पर पोस्ट्स का एक राउट होगा, किधर गया? ये वाला पोस्ट का राउट है। इसको हम फेच करेंगे और अपने यूआई के अंदर दिखाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक पोस्ट्स नाम का पेज बना दिया है। और अगर हम यहाँ पर आएँ लोकल होस्ट स्लैश पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हमें पोस्ट का पेज दिख रहा है जो हमने यहाँ पे बना के रखा है। अब यहाँ पर हम इसको पहले क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे और फिर उसके बाद हम डेटा को फेच करेंगे। यूज़ क्लाइंट, ये एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। हमारा पूरा का पूरा पेज ही क्लाइंट कंपोनेंट बन गया है। वैसे हमें पूरे पेज को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए अपने पेज को ही क्लाइंट कंपोनेंट बना रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हमें डेटा फेचिंग करनी है तो एकदम जैसे रिएक्ट के अंदर करते हैं, एकदम वही चीज़ करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है हमें? हमें लिखना है कॉन्स्ट और हमें एक स्टेट बनाना होगा। जब भी हम डेटा फेच करते हैं ना, तो हम यूज़ इफेक्ट के अंदर डेटा को फेच करते हैं और उसको फिर स्टेट के अंदर सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम पोस्ट्स और सेट पोस्ट्स, इसका एक स्टेट बना लेंगे और यूज़ स्टेट, इसके अंदर एक एम्प्टी अरे डाल देंगे। ये हो गया। अब हम फेच करेंगे, लेकिन फेच करने के लिए हमें यूज़ इफेक्ट यूज़ करना होगा। यूज़ इफेक्ट नाम का हुक, हम इस हुक के अंदर अपना फेच का लॉजिक लिखेंगे। अब फेच के अंदर हम एसिंक अवेट अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन। और ये फंक्शन एक एसिंक फंक्शन होगा। एसिंक फंक्शन फेच पोस्ट्स, ठीक है, ये हमारा फेच पोस्ट्स का फंक्शन होगा। और यहाँ पर हम फेच एपीआई को कॉल करेंगे। ये हमारी फेच एपीआई है। यहाँ पर हम वो यूआरएल डाल देंगे। मैंने वहाँ से उस यूआरएल को कॉपी कर लिया था, मैंने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब ये जो भी रिटर्न करेगा हम यहाँ पे अवेट लगा देंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में, अच्छा फेच कहाँ पे मैंने लिखा है? मैंने फेच लिखा ही नहीं, गायब हो गया। मैंने फेच तो लिखा था, एक मिनट कंट्रोल जेड करते हैं। हाँ, ये फेच मैंने लिखा था, उसी को रीनेम करके अवेट कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से यहाँ पे मैं फेच लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ गया है। अब यहाँ पे हम डेटा ले लेंगे या फिर पोस्ट्स बोल सकते हैं, चलो डेटा ही बोल देते हैं। डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। तो इस तरह से हमें डेटा मिल जाएगा। एक बार हम कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं डेटा को और देख लेते हैं किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। ये हमने लिया और इधर हम कॉन्सोल लॉग कर रहे हैं। इस फंक्शन को हमें इसके अंदर कॉल करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली जो यूज इफेक्ट के अंदर हम फंक्शन पास करते हैं ना, इसको हम वो नहीं करते हैं, इसको हम एसिंक नहीं बना सकते हैं। एसिंक बनाएंगे तो एरर आएगी। ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जैसे इसको कोई लेना देना नहीं है। और यूज इफेक्ट के अंदर हम एम्प्टी डिपेंडेंसी एरर डाल देंगे ताकि ये केवल एक ही बार कॉल हो जब हमारा फर्स्ट टाइम पेज लोड हो। तो इतना कर देते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं कि क्या डेटा फेच होके आ रहा है। एक बार हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, ये देखो 100 यूजर्स का एक एरे आ गया है। यूजर्स का नहीं, 100 पोस्ट्स का। ये 100 पोस्ट्स हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी है और बॉडी है और पोस्ट की आईडी, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। पोस्ट की आईडी, पोस्ट की बॉडी है और टाइटल है। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे सर्वर से आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर हम मान लो 100 एलिमेंट्स को, 100 पोस्ट को अगर हम रेंडर करेंगे तो हमारा पेज बहुत ज़्यादा भर जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसको हम लिमिट कर सकते हैं यहाँ पर।
हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर लिमिट, लिमिट इज इक्वल टू 5। अगर हमें 5 एलिमेंट्स ही चाहिए तो हम 5 की लिमिट लगा देंगे। अभी आप देखना केवल 5 एलिमेंट्स ही JSON प्लेस होल्डर की API से रिटर्न होके आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, इतना बन गया। अब हम इसको सेट करेंगे, डेटा को हम सेट कर देंगे। यहाँ पे हम सेट पोस्ट्स इस फंक्शन को कॉल करेंगे और डेटा को हम पोस्ट्स के अंदर सेट कर देंगे। अब पोस्ट्स को हमें यहाँ पर रेंडर करना है, तो उसके लिए हम एक डिव लेंगे, ठीक है, और डिव के अंदर हम क्लास एक लगाएंगे। कौन सी क्लास? पोस्ट्स कंटेनर। ये क्लास हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर CSS स्टाइल्स लिख के रखी हैं। ये पोस्ट्स कंटेनर, ये वाली क्लास अगर हम यूज़ करेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ स्टाइल्स लग जाएंगी। ठीक है, तो ये पोस्ट्स कंटेनर हो जाएगा। अब हम इसको मैप करके रेंडर करवाएंगे। हम यहाँ पे पोस्ट्स डॉट मैप करेंगे और मैप के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? मैप के अंदर हमें ID मिलेगा और टाइटल मिलेगा और बॉडी मिलेगी, और भी कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि यूज़र ID, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या रिटर्न करवाएंगे? हम यहाँ से एक डिव रिटर्न करवाएंगे, डिव, और डिव के ऊपर क्लास रहेगी ये वाली, कौन सी? पोस्ट कार्ड, ये वाली क्लास दे देंगे। हम ये स्टाइल इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियरली दिखे कि एक एक कार्ड, एक एक पोस्ट, एक एक कार्ड के रूप में रेंडर हो रहा है। और इसके अंदर हम H2 में हम टाइटल दे देंगे, जो भी पोस्ट का टाइटल होगा, और एक पैराग्राफ के अंदर हम जो बॉडी है वो दे देंगे, बॉडी, और क्लास के ऊपर हम की ID को सेट कर देंगे, की हो जाएगी ID। ये तो इस तरह से हमारी सारी पोस्ट रेंडर होके हमारे पेज के ऊपर दिखने लगेंगी। एक बार हम अपने पेज के ऊपर आते हैं और देखते हैं क्या रेंडर हुआ है। कुछ मिसिंग होगा तो एरर आएगी, लेकिन ये रेंडर हो गया, यानी कि कोई एरर नहीं है। अभी हम अगर बड़ा करते हैं तो ये पूरा कार्ड्स ग्रिड का यूज़ करके यहाँ पे कार्ड्स बने हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ 100%, यहाँ पर ये पांचों कार्ड्स दिख रहे हैं। अगर हम लिमिट ना लगाएं, अगर हम लिमिट में 50 की जगह पे 5 की जगह पे 50 कर देते हैं तो 50 कार्ड्स यहाँ पे आएंगे। एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये देखो इतने कार्ड्स आ गए हैं। तो अभी के लिए हम 5 ही यहाँ पे लगा देते हैं और ये हमारा क्लाइंट साइड के अंदर डेटा फेचिंग हो गया। ठीक है, हम एकदम सिंपली जैसे हम वहाँ पर करते थे ना रिएक्ट के अंदर, वैसे ही है। यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ये देखो, और सही काम कर रहा है, बढ़िया है। और इस केस में जो डेटा रेंडर हो रहा है, जो भी हमें यहाँ पे मार्कअप दिख रहा है, यानी कि HTML दिख रहा है, पूरा कंटेंट H2 और पैराग्राफ टैग, ये सारे जो दिख रहे हैं, ये सारे कुछ क्लाइंट साइड के अंदर जनरेट हुए हैं, सर्वर से कुछ भी नहीं आया है। सर्वर से एक ब्लैंक HTML फाइल आई होगी और उसके अंदर ये पूरा का पूरा जो HTML है ये क्लाइंट ने पॉपुलेट किया है, यानी कि रिएक्ट ने क्लाइंट साइड में इसके अंदर पूरा हर एक डॉम का एलिमेंट बनाया है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स अगर हम देखते हैं और इसको राइप लैब मैं यहाँ पे बोलने जा रहा था, यहाँ पे लाइन रैप अगर हम ऑन कर दें और फिर हम सर्च करते हैं, मान लो ये वाला चीज़ या ये एक वर्ड हम ले लेते हैं अपने इस पोस्ट के एक टाइटल से और यहाँ पे हम सर्च करते हैं, तो देखो ये कहीं भी इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर जो भी कंटेंट आया है ना, बॉडी के अंदर H1 पोस्ट्स, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या है? H1 है, पोस्ट्स है, और फिर डिव है, एक डिव जिसका क्या है? क्लास पोस्ट्स कंटेनर, ये है। बस थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो जो बैकएंड से जो HTML का रिस्पॉन्स आया है वहाँ पर बस इतना ही HTML है। बॉडी के अंदर H1 है और उसके अंदर एक डिव है, डिव के अंदर कंटेनर नाम का क्लास है, पोस्ट कंटेनर नाम का क्लास है, और ये डिव खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी सारा जो कंटेंट है ये सब कुछ क्लाइंट साइड में डेटा को फेच करके फिर इसके अंदर पॉपुलेट किया गया। ये इतना जो कार्ड्स दिख रहे हैं
ये सारे कार्ड्स क्लाइंट साइड के अंदर पॉपुलेट किए गए हैं। यहाँ पर एपीआई कॉल की गई है, ये कॉल यहाँ पे क्लाइंट साइड के अंदर हो रही है। ये यहाँ से रिस्पॉन्स आया है और रिएक्ट ने उस रिस्पॉन्स को लेके हर एक डिव को, हर एक पोस्ट कार्ड वाली डिव को जनरेट कर दिया है यहाँ पे। तो ये प्योर क्लाइंट साइड रेंडरिंग है और क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग भी यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नया नहीं है, जैसा कि अभी तक हमने रिएक्ट के अंदर किया था, एकदम वही तरीका है। लेकिन जब हम सर्वर कंपोनेंट के अंदर देखेंगे डेटा को फेच करना, तो बहुत ही मस्त और क्लीन तरीका है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर डेटा को कैसे फेच करना है।